नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज 29th डे है हम लोगों का बेसिक साइंस में और फिज़िक्स हम लोगों ने अभी 29th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और कर ही लेना भाई, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंटेंट पे आते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो करने वाले हैं दमदार कंटेंट होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे क्वेश्चन है। आज मतलब मैंने तो अगर कहें तो पूरा का पूरा एक नया क्वेश्चन ही लिया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस ईयर के। अभी मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन, अभी और भी सेशन चलेगा आपका लाइट चैप्टर पे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, या फिर आपको ये क्वेश्चन बोल रहे, ठीक है ना। ये आपका पूछा हुआ सवाल है, लेकिन जो आंसर की आई थी, तो देखिए एक तो क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब मिरर था मेंशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मिरर जो आंसर दिया जाना चाहिए था वो गलत दिया हुआ था। लेकिन ये हाँ, अब अगर वो जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा गया था मिरर, तो ये बहुत इजी सवाल हो गया था। लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा लेवल ऊपर रखना है या फिर हार्ड लेवल क्या होगा, तो ये मैंने ले लिया आपका जो हार्ड लेवल है, सेम चीज़ है। बस यहाँ लेंस हो गया है, यहाँ आपसे मिरर पूछा। तो अब आपसे पूछ सकता है वो लेंस, अगर पेपर को टफ करना है या फिर कंपटीशन अधिक है तो कंपटीशन को कम करने के लिए बस इसी तरह से चीज़ें की जाती है। और एक चीज़ यहाँ मैंने लिखा बीपीएससी, तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी वीडियो को 4-5 मिनट की, उसमें दिखाऊंगा 3 सवाल आपको। अभी मैंने जो पढ़ा है, एक लाइट चैप्टर, साउंड चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव से, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया बीपीएससी में। और हमेशा कहते हैं ना हम आपको कि आप अपने कंसेप्ट पर काम करिए सर, कंसेप्ट से ही ये सारे सवाल यहाँ बन सकते थे। अदरवाइज आपका वो कंसेप्ट नहीं क्लियर है, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो, चाहे किसी भी बुक पब्लिकेशन का ले लो, या फिर आप 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से पढ़ लो, या आप हमसे पढ़ लो, लेकिन हमने जितना आपको कंसेप्ट दिया आप यहाँ से बना सकते थे। और मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं मेरे साथ मिल करके, तो दिखाएंगे हम आपको उस पर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 111वां क्वेश्चन है। परेशान नहीं होना है क्योंकि हम लोग 110 क्वेश्चन तक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक जितना जितना टॉपिक की है उतना उतना हमने क्वेश्चन भी करा। पहला आपका आज का सवाल जो है, अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ दिया हुआ, ठीक है ना। कोई कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस हैव ऑफ फोकल लेंथ एफ इन ईयर, ईयर में जो है उसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है, एफ दी गई है, इज इमर्ज इन अ लिक्विड, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है फ्लूइड की 4/3। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड विल बी, हिंदी में पढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी एफ है वायु में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या है कि उस लेंस को जिसकी फोकस दूरी क्या दी गई है, एफ, स्मॉल एफ वायु में, उसको क्या किया गया, एक द्रव, ठीक है ना, जिस द्रव की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक कितनी है, 4/3 है, उसमें डुबाया जाता है। तो द्रव में लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी। देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि लेंस को डीप करने वाला जो कंसेप्ट। तो देखिए क्या है, आपको यहाँ दिया गया एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है स्मॉल एफ, ठीक है, यही दिया है। और ये जो मीडियम है, ये किस मीडियम में दी गई, ईयर में, वायु में, यानी कि जो फोकल लेंथ एफ है इस कहाँ पर, आपको ईयर में, ठीक है ना। अब बोला गया है कि इसको इमर्ज किया गया है एक लिक्विड में, इस लिक्विड में इसे क्या किया गया, इमर्ज किया गया है। और इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 4/3। और लेंस है तो भाई आपको पता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, ईयर में कितनी होती है, 1.5 हमने आपको बताया है। 3/2 आप इसको लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 को ही सॉल्व करते तो 1.5 आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बोला गया है कि आप देखिए क्या बोला गया कि आपसे पूछा गया द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड विल बी, ठीक है ना, यानी कि द्रव में लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी, यानी कि जब इसे डीप करोगे आप इस लिक्विड में, कहने का मतलब यह है कि जब आपने इस फ्लूइड में आपने इस लेंस को डीप कर दिया, डुबा दिया है, ठीक है ना, इस प्रकार आपने जब इसको डुबा दिया है तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, मतलब इसकी फोकल लेंथ अब आपसे पूछी गई है कहाँ पर, फ्लूइड में, या फिर बोल सकते हैं वाटर में। FW क्या होगा अब आपको, मतलब ठीक है ना, फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगा, आपसे ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए दूसरा सवाल पे अब हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही दूसरा सवाल और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, फिर हम आते हैं उस पर भी। 112वां क्वेश्चन पाइए, ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। आपको एक लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है एफ, ठीक है ना। फोकल लेंथ इसकी क्या दे दी गई है, एफ दी गई है, कहाँ, वायु में। ये लेंस है, कांच की है, 1.5, 3/2 ईयर में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। कोई एक फ्लूइड दिया गया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होती है। आपको कहा गया इस लेंस को इस पानी में या फिर इस फ्लूइड में या फिर इस द्रव में जब डुबाया जाता है, जब आपने इसमें डुबा दिया है तो सिंपल सी बात है इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अब बताइए, क्या बताइए, अब आप बताइए। देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, द्रव में,
ठीक है ना, द्रव में द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड, लिक्विड में यानी कि इस द्रव में फोकल लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको बनाना नहीं, पहले इससे हमें बनाना है, इस पर हमें काम करना, तब जाके उस पर काम करेंगे। अब 112वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर बोला गया है मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ f दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका लेंस के ऊपर था और एग्जाम में यही सवाल पूछा है। ये बहुत ईजी सवाल है, मतलब इसके लिए ना तो कोई कॉपी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सही करके आएंगे। देखिएगा, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ है, यानी कि सबसे पहले उत्तल दर्पण आप बनाएं। उत्तल दर्पण यानी कि क्या है, यहाँ पे अंदर साइड इसको हम लोग पॉलिश करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये इसकी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई, एफ है, कहाँ पे, ईयर में, ईयर में फोकल लेंथ कितनी है, एफ है, दी गई है। इसे क्या कहा गया है कि इस कॉन्वेक्स मिरर को, इस कॉन्वेक्स मिरर को इमर्ज यानी कि डुबाया गया है फ्लूइड में जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यानी कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस कॉन्वेक्स मिरर को डुबाया गया है यहाँ पे, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फ्लूइड की 4/3 है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी वाटर में। समझ में आ गया अब आपको। अब देखिए, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूँ कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है वायु में, ठीक है। जब इस उत्तल दर्पण को द्रव में डुबाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक 4/3 यानी कि 1.33 है उस द्रव की, तो आपसे पूछा गया है कि दर्पण की द्रव में फोकस दूरी क्या होगी, और एलपी टेक्नीशियन का सवाल है। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सुनते जाएगा एक एक लाइन, क्योंकि अगर एक एक लाइन सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, हमने करवा रखा है, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें आप बिना पेन छुए बनाएंगे। मिरर की अगर हमने बात करनी है अगर सर, तो हमने क्या कहा था कि मिरर किसके थ्योरी पे काम करता है, तो मैंने कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्योरी पे काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम पे काम करता है, परावर्तन के नियम पे काम करता है, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या बोलता है, तो हमने एक नियम था और दूसरा नियम था। एक नियम क्या बोला था कि जो आपतित किरण है, ठीक है ना, यानी कि इंसिडेंट रे, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपकी जो नॉर्मल है, ठीक है ना, ये तीनों आपकी एक प्लेन पे लाई करती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था पहला लॉ। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट था, क्या बोल रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये हमने इस प्रकार से फिगर बनाया था, ये आपकी क्या थी, एक मिरर पॉलिश कर दिया था मैंने, यहाँ से जब हमने लाइट इंसिडेंट किया था, ठीक है, ये आपकी आपतित किरण थी, इंसिडेंट रे थी, तो यह जितना एंगल बना रहा था, यानी इसको हम क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। तो जितना एंगल बन रहा था नॉर्मल से, उतने ही एंगल पे ये क्या करता था, लाइट आपका रिफ्लेक्ट करता है। यही आपका क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम। तो पहला नियम क्या था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपका क्या है, अविलंब, ठीक है ना, ये तीनों क्या करती है, एक प्लेन पे लाई करती है। और दूसरा लॉ था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। मतलब ये कि आप जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हम बार बार यही एग्जांपल आपको देते ताकि, क्योंकि हमने काफ़ी बार ये चीज़ की है घरों में। एक बॉल लेते हैं, इस एंगल पे अगर हमने इंसिडेंट किया तो हम एक नॉर्मल खींच दे रहे हैं, ठीक है ना, इस सरफेस का परपेंडिकुलर जो भी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। जितना आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल से ये क्या बॉल भी वापस रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया रिफ्लेक्शन का। और इसी रिफ्लेक्शन के थ्योरी पे, ठीक है ना, इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर आपका क्या होता है, मिरर काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए देखिए, बात करते हैं लेंस की। लेंस की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम लेंस की जब बात कर रहे हैं तो लेंस आपका किस पे काम करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे काम करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की थ्योरी पे काम करता है, मतलब अपवर्तन के नियम पे काम करता है, अपवर्तन के नियम पे काम करता है। अपवर्तन का नियम क्या बोला था कि अपवर्तन का नियम आपने ये बोला, आपको ये बताया गया था कि पहला चीज़ तो ये बोला गया था कि जो आपतित किरण है और जो अविलंब है और जो अपवर्तित किरण है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, मैं यहाँ फिगर बना दूँ, देखिए
ये इंटरफेस था जो दो मीडियम को क्या कर रहा था, बांट रहा था। ये आपका पहला मीडियम था और ये दूसरा मीडियम था। ये आपका एयर है मान के चलते हैं, यानी कि रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम ले रहे हैं वाटर को, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यानी अभिलंब आप बोल सकते हैं इसे, हमने एक लाइट इंसिडेंट की है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अभिलंब के साथ क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे कहेंगे आपतन कोण। ये इसका क्या था, ओरिजिनल पाथ था। लेकिन हमने पता है कि जब दो मीडियम आती है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रिफ्रैक्शन की यानी कि परावर्तन की, तो जब लाइट का ये पाथ था, लेकिन अगर लाइट अब देखना है कि लाइट जंगल से रोड में या रोड से जंगल में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में या रेयर से डेंसर में, तो ये क्या है आपका रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, और ये क्या है आपका सघन माध्यम है, यानी कि ये आपका डेंसर मीडियम है। तो ये क्या होगा, लाइट जो है आपका बेंड कर जाएगी किधर, नॉर्मल की, यानी कि आर की वैल्यू और आई की वैल्यू क्या थी, डिफरेंस थी। यहाँ पर यही हमें पता था, आई नॉट इक्वल्स टू आर, ठीक है ना। यानी कि क्या है आपका आपतन कोण और परावर्तन को सॉरी अपवर्तन कोण, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। ये हमने इतना पढ़ा था। और इसी चीज़ पे आपकी क्या काम करती है, आपकी लेंस भी काम करती है, ठीक है भाई। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आप तो बताए हैं, ये तो हमें सब कुछ याद है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे कि कोई एक मिरर है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ क्या दी गई है, फोकल लेंथ एफ दी गई है। वायु में उसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ है। इसको डुबाया गया है कोई फ्लूइड में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी कि उस मिरर की फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी क्या होगी लिक्विड में। तो देखिए हमने मिरर में क्या पढ़ा था, स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, r/2। r/2 क्या, ये जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर थी, ये जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर थी, ये पहले क्या था आपका, एक स्फेरिकल था। ये आपका सेंटर होगा, सेंटर जो आपका इसके सरकमफेरेंस परिधि से जो लाइन खींचते वो क्या होती है, रेडियस, यानी कि रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो अभी हमें ये बताइए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, अब हमारे क्वेश्चन पे पूछा गया कि जब आप इस मिरर को, ठीक है ना, आपने जब इस आपका ये जो मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ ईयर में, अभी ये हवा में ये आपके पास ये मिरर है, ठीक है ना, इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब इस उत्तल दर्पण को आपने इस फ्लूइड में, इस पानी में, आपके पास बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी था जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी की 4/3 थी, उसके अंदर आपने इस मिरर कौन उत्तल दर्पण को आपने डुबा दिया। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि इसकी फोकल लेंथ वाटर में क्या होगी। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये देखिए ये आपका क्या कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होगा, ये क्या होगा, कभी स्फेरिकल फॉर्म में होगा, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या होगा, फोकस होगा। अब हमें ये बताइए इसकी फोकस जो हम दूरी निकालते थे या फोकल लेंथ निकालते थे वो कैसे निकालते थे, r/2 से निकालते थे। यानी ये आपकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी किस पे डिपेंड कर रही है, तो आपके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हमें ये बताइए, आप इस दर्पण को या फिर आप कहें इस उत्तल दर्पण को पानी में डुबाइए, तो क्या इसकी जो रेडियस है वो क्या कम हो रही है, हमें ये बताइए। ये तो भाई उसी प्रकार से रहेगी। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, सोचिए ना, घर में आपने बाल्टी में उस मिरर को डुबा दिया, ठीक है ना, क्या उस मिरर की रेडियस कम हो जाएगी, अगर रेडियस कम नहीं होगी तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। या फिर आप इस पानी के जगह आपने किसी ग्रीसरीन में या केरोसिन तेल में डुबा दिया, ठीक है, तो उस केरोसिन तेल मान के चलते K4 केरोसिन तेल, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, कुछ वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या, इसमें आप इस मिरर को आप डुबा दिए इस उत्तल दर्पण, तो क्या इसकी फोकल लेंथ अलग हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि उसकी रेडियस ही सेम है। तो कहने का मतलब ये है, मिरर के केस में आपका मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, डिपेंड करता है केवल और केवल रेडियस पे, आर के वैल्यू पे। अगर आर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कि जो यहाँ पे उसका उत्तर देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ जिसकी एफ है वायु में, और जब हम इसे आप इमर्ज कहीं भी कर लीजिए, ठीक है ना, फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, उसकी एफ ही रहेगी, चाहे आप एयर में पूछ लो, चाहे वाटर में, या जहां भी डुबाओगे। इसीलिए तो हमने मिरर के केस में ये वाला केस नहीं पढ़ा था कि आप अधिक अपवर्तनांक में, अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबाएंगे तो उसकी पावर पे या फिर उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो मिरर होगी ना, आप इसे कहीं भी डुबा लो, कहीं भी लेकर चले जाओ, इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसके रेडियस ही नहीं। अच्छा क्या ये बताइए, ये जो इसका अपार्चर है, ठीक है ना, क्या इसको पानी में डुबाने के कारण क्या इसका अपार्चर घट जाएगा, ये क्या कम मुड़ जाएगा पानी में, ऐसा तो नहीं होगा, ये सेम वही शेप में रहेगा। और अगर सेम वही शेप में रहेगा तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, वही रहेगी। इसकी रेडियस चेंज नहीं होगी तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए लेंस के केस में क्या होता है, देखिए लेंस में हमने क्या पढ़ा है, एक एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, सॉरी पी इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है 1/f, ठीक है। और हमने क्या पढ़ाया था आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में, μ-1 1/r1 -1/r2, बताइए, बताया था कि नहीं बताया था। यानी कि आपकी फोकस दूरी जो है आपकी
म्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। म्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है मतलब म्यू क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। यानी अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जो भी मटेरियल है अलग अलग, यानी कि हर मटेरियल के अपनी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। जैसे कि अगर ये वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है 1.33, ठीक है। तो इस वाटर में लेंस की जो फोकल लेंथ है वो अलग होगी, ठीक है। अब ईयर की बात किया जाए तो ईयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है 1 है। तो अब ईयर में लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्योंकि यहाँ लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो डिपेंड कर रही है ना म्यू पे, ठीक है ना। और कैसे है, तो रिलेशन देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है क्लास में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू होता है। बताइए बताया था कि नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे फिर और एक ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए। तो ग्लास की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है, 1.5 होती है। अब जब ग्लास में आप इस लेंस को डुबाओगे, किसी भी लेंस को मान के चलते ये कॉन्वेक्स लेंस को ही आप डुबाओगे, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में डुबाने के कारण इसकी फोकल लेंथ जो अभी एफ है ईयर में, अब जब ग्लास में डुबाओगे तो कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ ग्लास में कुछ अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी, क्योंकि जो लेंस की फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। समझ में आया। मतलब यहाँ पर आपको अगर मिरर एग्जाम में आपसे पूछा गया था, हाँ अब ये है कि आंसर की में शायद इसका उत्तर आप लोग बोल रहे थे कि कुछ और एफ नहीं दिया हुआ था, तो परेशान मत होइएगा, इसका आंसर एफ ही होगा। अब आइए, क्योंकि मिरर में हमने कभी एक भी केस आपको नहीं बताया कि आप कॉन्वेक्स को या कॉनकेव को अधिक अपवर्तनांक में डुबाइए, या सिंपल सी बात है भाई, कॉन्वेक्स मिरर दर्पण में जो फोकल लेंथ फोकस दूरी जो होती है वो डिपेंड करती है केवल रेडियस पे। अब आइए लेंस पे, जहाँ पे ये तगड़ा सवाल आपका बनेगा। ये सवाल यहाँ आपसे पूछा गया है क्या, यहाँ पर ये सवाल आपसे बोला गया था। देखिए यहाँ मैंने फिगर के माध्यम से बताता हूँ। लेंस आपको दी गई थी एक कॉन्वेक्स लेंस उत्तल दर्पण, जिसकी अपवर्तनांक कितनी होती है 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। ये कहाँ, तो ये ईयर है, ये मीडियम क्या है ईयर में, इस लेंस की अपवर्तनांक 1.5 है। और इसकी फोकस दूरी, ठीक है, या फोकल लेंथ कहें हवा में ईयर में कितनी है, तो एफ है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, सॉरी द्रव है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। अब इस फ्लूइड में जब इस लेंस को डिप करते हैं या फिर डुबाते हैं, तो डुबाने के कारण इसकी फोकस दूरी या फिर इसकी फोकल लेंथ इन वाटर में इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कितनी होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, और बाकी 1/r1 - r2, क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है म्यू पे। और यहाँ पे आपका म्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए यहाँ म्यू क्या है आपका 1.5 है, और इसमें डुबाने के बाद यहाँ पर इस फ्लूइड की म्यू कितनी है 4/3 है। तो अगर म्यू चेंज होगा तो आपकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी, सिंपल सी बात है। मतलब इसका उत्तर तो ए नहीं होगा, फोकल लेंथ एफ नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए इसके ऊपर चलिए, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये तगड़ा सवाल है। हमने कहा कि ये तगड़ा सवाल है, ये आएगा तो आप लोग बना भी नहीं पाएंगे शायद, आई डोंट थिंक सो। चलिए देखते हैं, फिर भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए आपको क्या दिया गया था, ये आपको लेंस दिया हुआ था, ठीक है। ये लेंस कहाँ है अभी आपका ईयर में, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी इसकी अपवर्तनांक वैल्यू कितनी होगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, एक मिनट, अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाए, यानी कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर में कितनी है 1.5। हमने आपको बताया भी था कांच का, क्योंकि ये लेंस किसकी बनी होती है भाई, ये लेंस किसकी बनी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ लेंस, ठीक है। ये लेंस किसकी बनी होती है, ग्लास की, कांच की बनी होती है। तो ईयर में ए फॉर क्या है ईयर, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इन ईयर कितनी है 1.5। अब आइए, ये आपका क्या है एक फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 4/3 है, ठीक है, 4/3 है। अब इसको हम क्या किए, इसमें डिप कर दिए हैं और इसमें मतलब डुबा दिए हैं, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर हमने क्या किया है, इस लेंस को डुबा दिया, ठीक है भाई। इस लेंस को अब हमने डुबा दिया है, और इस ईयर में इस ए फॉर ईयर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको, एफ दी गई है, क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया था, ठीक है। और अब आपसे पूछा गया है कि जब आप इस लेंस को इस पानी में, इस द्रव में, इस फ्लूइड में डुबाते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी की, तो 4/3 है। 4/3 को 1.33 मैंने आपको बताया था। तो अब आप बताइए इस लेंस की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ वाटर में, यानी कि इस फ्लूइड में कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए, और अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एफ है ईयर में तो यहाँ भी एफ होगा। अब आपको पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लेंस है, और लेंस क्या है आपका, लेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब म्यू पे डिपेंड करता है। और म्यू देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, ये म्यू एफ जो फोकल लेंथ है, ये म्यू कब ग्लास की है, लेकिन आप पानी में जब डुबा देंगे तो इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि म्यू चेंज हो रही है। अब आइए,
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। म्यू जो आपका ग्लास है, ठीक है ना, इस ग्लास का जो म्यू है आपका, ठीक है, ईयर में ये कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ, ठीक है ना, दिया हुआ है ना। तो आप इसको ऐसा आप इसको, हमने आपको कैसे लिखाया था इसको, म्यू ग्लास, और जिससे कंपैरिजन करते थे ए को पीछे रखते थे, यानी हम इसको ऐसे लिखते थे म्यू जी बाय म्यू ए, ठीक है ना। जिससे कंपैरिजन करते थे, एक मिनट, म्यू जी बाय म्यू ए, जिससे हम कंपैरिजन करते थे, ये आपका ए है, ठीक है ना, ये ए है, ईयर है, जिससे कंपैरिजन करते थे उसको नीचे रखते थे और इसको यहाँ पीछे लिखते थे, और आगे में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी म्यू जी को, यानी कि ग्लास वाला चीज़ को हम ऊपर रखते थे। ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब आइए, अब आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। अब हमको ये बताइए, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, ये सॉरी, ये आपकी जो लेंस है, इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताइए, इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में क्या होगी, ठीक है ना। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में क्या होगी, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास इन वाटर, ऐसे लिखेंगे, यानी कि म्यू जी बाय म्यू वाटर। बताइए लिखेंगे कि नहीं लिखाएंगे, लिखेंगे हम लोग। तो अभी ये कौन सा केस आ रहा है, याद आ रहा है, जब हमने क्या किया था कि कोई लेंस है उसको पानी में डिप कर रहे थे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.33 थी। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, ठीक है ना, याद आ रहा होगा वो लोग कैलकुलेशन। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस लाइट कहाँ से आ रहा है, पानी से लेंस में आ रहा है, पानी से लेंस में आ रहा है, यानी कि ऊपर में क्या है आपका पानी है, यानी कि वाटर है, और नीचे क्या है आपका ग्लास है। अब पीछे वाला क्लास अगर नहीं देखें तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमने एक नॉर्मल ले लिया है, पानी और ग्लास में ये आपका क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो हमने लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट किया, ये आपका ओरिजिनल पाथ हो गया, डेंसर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर था। अब आइए हम लोग, ये पहला मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, यहाँ से हम कैलकुलेट करते थे म्यू टू की वैल्यू कितनी है, ग्लास की कितनी है, तो ग्लास की कितनी है, 3/2 है, और पानी की कितनी है, तो 4/3 है, -1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/2 और ऊपर चलेगा 3/4 और -1, यानी कितना आ गया, 9/8 -1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 1/8 आपको क्या बता रहा है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.10 0.1 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। यानी कि अभी देखिए, ये जो 0.1 आई है, ये क्या आई है, ये लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई है वाटर में, ठीक है ना, यानी कि इस ग्लास की, लेंस क्या चाहिए, ग्लास का बना है, किसके अंदर, वाटर में, कितनी आ गई आपका, यही चीज़ ना हम निकाले भैया जी, यानी कि ये हम क्या निकाले हैं, आपका निकाले हैं क्या, म्यू टू बाई म्यू वन लिखे हैं ना, यानी कि म्यू टू क्या है आपका, ग्लास का है, और वन क्या है आपका, पानी है। तो देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ग्लास बाय पानी, समझ में आ गया। तो ये जो लेंस आया आपका, इस लेंस का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर में, समझिए चीज़ को, ये जो लेंस है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कहाँ पे, ईयर में, लेकिन जब इसको हम इसमें पानी में डुबा दिए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पानी में कितना आ गया, इसका पानी में कितना आ गया, 0.1 आया। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू घट गई है, घट गई ना, यहाँ 1.5 है, यानी कि हमें ये बताइए म्यू की वैल्यू क्या हो गई, घट गई है। अब हमें ये बताइए, रिलेशन हमें क्या पता है, 1/f इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू अगर घट गया है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या आपको क्वेश्चन कराए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कराए थे, न्यूमेरिकल नहीं कराया था, आपसे बोला गया था कि उसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, या उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन से इतना तो आपको समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे इतना मतलब चीज़ से क्या हो रहा है कि म्यू यहाँ पे घट रहा है, 0.1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कितना था, 1.5 था, कांच की पानी में डुबाने के कारण कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो म्यू घट रहा है, यानी फोकल लेंथ बढ़ रही है, यानी फोकल लेंथ बढ़ेगी, यानी यहाँ पर फोकल लेंथ f है, तो यहाँ पर डुबाने के बाद इसकी फोकल लेंथ जो भी आएगी, ठीक है ना, वो क्या होगा, f से ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ म्यू घट रहा है तो यहाँ f बढ़ रहा है। क्लियर। अब कितना बढ़ेगा यही आपसे क्वेश्चन में डाटा पूछा है, तो चलिए हम इसको यहाँ निकालते हैं। यहाँ तो मैंने निकाल ही दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ निकालता हूँ। म्यू जी कितना है, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ आपका, म्यू जो है आपका ग्लास, ये आपका ग्लास का है ना यार, ग्लास इन ईयर दिया हुआ, ठीक है ना, कितना है, 1.5 है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का कितना दिया है, 4। इसको सॉल्व अच्छे से करते हैं, 3/2 लिखते हैं, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास कितना, 3/2, 1.5 को लिख सकते हैं, और म्यू ऑफ वाटर कितना है, 4/3। तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3/2 इंटू 3/4, यानी कि 9/8 आया, ठीक है ना। 9/8 को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
वन समथिंग। तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया आपका ग्लास वाटर में कितना आया है, 1.1 आया, ठीक है ना, कितना है 1.1 आया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आ रहा था 1/8 यानी कि 0.1 समथिंग आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने और भी इसका एक पूरा फॉर्मूला क्या होता था, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। तो r1 r2 की वैल्यू अभी हम पुट नहीं किए, जब इसको सॉल्व करेंगे और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.1। अब देखिए जब हमने लेंस को पानी में डुबाया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1.1 आ गई, और पहले कितनी थी वैल्यू, 1.5 थी। तो देखिए म्यू क्या हो गई, घट गई, म्यू घट गई तो फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर घट जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर f है तो यहाँ पर f से ज़्यादा वैल्यू आएगा, यहाँ पर स्मॉल f है तो यहाँ पर 2f होगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, या फिर 3 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा, या कुछ भी आएगा लेकिन अधिक आएगा यहाँ पर इस द्रव में इसकी फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब आइए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कि कितना अधिक आएगा। अब हमें ये बताइए, हमने क्या पढ़ा था, आपको एक फार्मूला बताया था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बताया था, ठीक है, बताया था। हमें निकालना है क्या, हमें क्या पता है, ईयर में फोकल लेंथ ईयर में हमें पता है, ठीक है ना, ईयर में पता है, यानी कि जो म्यू ऑफ ग्लास इन ईयर हमें पता है -1 लिख रहे हैं, और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, 1 फोकल लेंथ वाटर में W फॉर वाटर, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास इन वाटर -1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका कट गया, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, तो चलिए यहाँ कट गया। तो अब आपको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, 1 फोकल लेंथ ईयर है, और इसको अगर आप सब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा, 1 वाटर फोकल लेंथ का, ये नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा a म्यू जी, और यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये -1 और ये -1, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया फोकल लेंथ इन वाटर और फोकल लेंथ इन ईयर, ठीक है। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास इन ईयर में कितना दिया था, 1.5, यानी कि 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 -1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर, यानी ये जो ग्लास है इस वाटर में अभी हमने कितना वैल्यू निकाला, 1.1, और इसको 1.1 कैसे लाया था, 9/8 रेशियो में रखे थे ताकि सॉल्व करना ईजी होगा, इसलिए हम 9/8 लिख रहे हैं, -1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो FW बाई, हमें तो निकालना है फोकल लेंथ, निकालना है लेंस की इन वाटर में, तो FW ईयर में आपको दे दिया गया था कितना, स्मॉल f दिया गया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू f दे दी गई है। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, और इसको सॉल्व करिएगा तो 1/8, ठीक है ना, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 8/1, यानी 2 चौके 8 4, यानी देखिए फोकल लेंथ इन वाटर जो लेंस की आएगी वो 4f आएगा, यानी कि 4 गुना अधिक हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, हमने आपको क्या बताया, म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर 1.1 आई थी, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो गई थी, घट गई थी। कैसे घट गई थी, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो ईयर में थी और यहाँ पे किस में आया, वाटर में आया, ये 1.5 था, घट गया, म्यू घट गया, यानी कि देखिए म्यू घट गया है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। तो देखिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया क्योंकि ईयर में कितना था, f था, और वाटर में कितना हो गया, 4 टाइम था, यानी 4 गुना अधिक हो गया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत दमदार था, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया ये सवाल है, तो इसको एक बार देखिएगा तो भी जाके चीज़ों को और अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ f, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो लेंस अगर पूछेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर देखिए इतना कैलकुलेटिव नहीं कराएगा, ये डायरेक्ट पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दे देगा कि फोकस दूरी जो अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी आपको, वो घट जाएगी, ठीक है। ये हमने आपको दिखाया कि म्यू की वैल्यू कैसे घटी है कैसे बढ़ी है। भाई समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम में। अगला सवाल 113 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, लेंस में, ठीक है ना, किस रंग के लिए उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मैक्सिमम फॉर विच कलर, मतलब लेंस में, यानी कि जो लेंस होंगे, ठीक है ना, वो तो उत्तल लेंस हो सकती है या फिर अवतल लेंस हो सकती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। आपने उसमें क्या क्या है, कोई कलर
यानी कि कलरफुल लाइट, यानी रेड कलर भी दिया है, येलो कलर भी दिया है, ग्रीन कलर भी आपने क्या किया गया पास किया है उस लेंस से। तो हर कलर की क्या होगी फोकस दूरी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा गया कि किस कलर की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा कलर का बात किया गया है, वायलेट, बैगनी, रेड, लाल, और बस 2 कलर की बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले समझिए इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम यहाँ पे 2 लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, एक रेड लाइट और एक बैगनी लाइट है। एक रेड लाइट हमने यहाँ से इंसिडेंट कर दिया, ये हो गया रेड लाइट, और एक हो गया वायलेट लाइट। तो नेचर ऑफ जो लेंस होता है ये कैसा बिहेवियर करता है, आपके प्रिज्म की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ प्रिज्म बनाएंगे इस प्रकार, तो इसका बेस की और ये क्या करेगा लाइट को कन्वर्ज करेगा। लाइट को कन्वर्ज करना यानी कि ये आपका रेड लाइट इस प्रकार से कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। और बैगनी लाइट भी जो है आपकी, ये जो अपनी बैगनी लाइट यानी कि ये वायलेट कलर जो आपकी आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी लाइट इस प्रकार से बेंड कर जाएगी। यानी अगर बात कर लिया जाए तो इस रेड लाइट की ओरिजिनल पाथ क्या थी, ये वाला पाथ थी, ठीक है, ठीक। और इसकी अगर बैगनी लाइट की अगर बात कर ली जाए तो इसकी जो थी ओरिजिनल पाथ ये थी, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी क्या होगी, इस रेड लाइट की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ होगी, इस रेड लाइट की फोकस दूरी एफ रेड लिख रहा हूँ, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी किसकी, वायलेट कलर की, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हो रहा है, अगर डेविएशन की बात कर लिया जाए तो यहाँ से अगर देखिए इसका जो डेविएशन आप देख रहे हो ये आपका क्या है, रेड लाइट यहाँ से इतना डेविएट किया है, और इसका डेविएशन अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर है, ये डेविएट यहाँ पे किया आपका, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो हमने अलग इस पाथ पे अगर इंसिडेंट किया, अगर सेम इसी अगर लाइन के ऊपर यहीं पे यहाँ पे आपने रेड लाइट पास करा है और यहीं पे आप बैगनी कलर यानी वायलेट कलर भी दोगे, तो यहाँ पे मैं इसी प्रकार से फिगर बना दूँ तो और क्लियर हो जाता है। चलिए देखिएगा, यहाँ मैंने एक लेंस ले लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने बैगनी लाइट भी पास कराया है इस प्रकार से, और जस्ट इसी के ऊपर मैंने रेड लाइट भी पास कराया है, ठीक है, इस प्रकार से रेड लाइट भी। अब क्या होगा देखिए, रेड लाइट जो होगा, सिंपल सी बात है, लेंस का नेचर क्या होता है प्रिज्म की तरह, तो ये क्या करता है बेस की तरफ कन्वर्ज करेगा, तो रेड लाइट इस प्रकार से कन्वर्ज कर गया यहाँ पर, और यहाँ से बैगनी कलर आई तो बैगनी कलर भी बेस की तरफ बेंड कर गई इस प्रकार से, ठीक है। दोनों की ओरिजिनल पाथ क्या थी, ये होनी चाहिए, दोनों की ओरिजिनल पाथ ये थी, दोनों की ये ओरिजिनल पाथ थी, ठीक है। अब देखिएगा फोकल लेंथ अगर इसकी बात की जाए तो ये हो गया फोकल लेंथ किसकी, वायलेट की, और फोकल लेंथ ये जो हो गया आपका किसकी, ये रेड की। अब डेविएशन चेक करते हैं किसमें सबसे ज़्यादा, ये आपका रेड लाइट का डेविएशन है डेल्टा आर है, और अगर बात किया जाए वैगनी की तो वैगनी का जो है आपका ये डेल्टा भी हो गया। तो यानी जो डेविएशन यानी कि विचलन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विचलन, यानी कि जो विचलन सबसे ज़्यादा हो रहा है वायलेट में ग्रेटर देन रेड, यानी कि सबसे अधिक विचलन यानी कि डिविएट कर जा रहा है अपना पाथ से कौन, तो वायलेट कलर, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चैप्टर पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जब पढ़ा था, तो यहाँ हमने आपको बताया था रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, हमने आपको बताया था, ठीक है, पिछले क्लास में, पिछले क्लास मतलब सेकंड टॉपिक पे। तो आपको एक रिलेशन ऐसे भी आपको ये हमने कल आपको याद करवाया था, पी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू अब देखिए म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c/λ होता है, यानी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था, बताया था क्या कि जो एब्सोल्यूट होता है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट था, और ये क्या था आपका लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू जो है आपका लेमडा का क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से ही आपको ये क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो रेड लाइट है इसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सॉरी रेड लाइट में डेविएशन सबसे कम हो रहा है और वायलेट लाइट में डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसकी फोकस दूरी देखिए किसकी कम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फोकस दूरी किसकी कम है, वायलेट की, यानी कि फोकस दूरी अगर वायलेट की क्या है, देखिए फोकस दूरी क्या है वायलेट की मिनिमम है, और फोकस दूरी रेड की क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। फोकस दूरी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो रेड की ज़्यादा है। अगर फोकस दूरी और लेमडा की बात किया जाए, ठीक है, लेमडा की अगर बात कर लिया जाए, यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेंस में किस रंग के लिए उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, किस अधिकतम होती है, तो हमें ये बताइए फोकस दूरी किसकी अधिकतम आ रही है। सिंपल सी बात है भाई, फोकस दूरी अगर आप देखेंगे तो किसकी आ रही है अधिक, रेड की आ रही है,
ठीक है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा, मुझे लगा कुछ और पूछ रहा होगा, तो इसके उत्तर क्या हो जाएगी, रेड, रेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो किस रंग की सबसे ज़्यादा मतलब डेविएशन होगा, रेड कलर या वायलेट कलर का। अगर डेविएशन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, रेड कलर का सबसे कम डेविएशन विचलन और वायलेट कलर का सबसे अधिक विचलन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या कि इसकी फोकस दूरी देखी, फोकल लेंथ किसकी अधिक है, तो वायलेट की फोकस दूरी ये रहा और ये आपका फोकस दूरी जो हो गया ये रेड का। तो फोकस दूरी सबसे अधिक किसकी होगी, किस कलर की। देखिए एक जगह ही मैंने यहाँ से ब्लू कलर भी टॉर्च से मारा और यहीं से हमने रेड कलर भी निकाला। अब जब लेंस से जब निकला तो ये क्या कन्वर्जिंग नेचर का होता है आपका उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज किया, तो ब्लू लाइट देखिए जो बैंगनी कलर था यहाँ पे कन्वर्ज कर गया और रेड कलर यहाँ पर कन्वर्ज किया, तो इसकी फोकस दूरी अधिक हो, यानी कि दूर जा करके यहाँ पर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये डेविएट कम करती है, इसका विचलन कम होता है, मतलब ये अधिक दूर तक, इसलिए हम लोग रेड लाइट वगैरह या फिर सिग्नल वगैरह में रेड लाइट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें दूर तक ये रेड लाइट हमें दिखती है और बैगनी क्या होती है पास में ये क्या होगी, ये बिखर जाएगी, ठीक है। तो हमें दूर से बैगनी कलर को देख नहीं पाएंगे। लेकिन रेड कलर का क्या होता है विचलन, ये डेविएट कम होती है, अपने पाथ से कम विचलित होती है, इसलिए हम लोग रेड कलर को यूज़ करते हैं सिग्नल वगैरह में। तो फोकस लेंथ किसकी सबसे अधिक हो गई, तो वायलेट की मिनिमम हो गई और रेड की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल पूछा क्या गया है कि हवा में, ये ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन हमने उल्टा जस्ट आज लिया है कल का। 114 क्वेश्चन बोला गया कि हवा में जल का जो बुलबुला होता है किस लेंस की तरह कार्य करता है, हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। द वाटर बबल इनसाइड द ईयर एक्ट एज विच टाइप ऑफ लेंस। और हमने वहाँ बताया था कि जो हवा का बुलबुला है, ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हवा में जल का बुलबुला, यहाँ पे क्या है वाटर ड्रॉपलेट है, हमने वहाँ कराया था एयर ड्रॉपलेट यानी कि वायु का बुलबुला रखा था। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये वही वाला क्वेश्चन है, लेंस को डुबाने वाला ही क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हवा में जल का बुलबुला है, यानी कि एक ड्रॉपलेट ले रहे हैं, ये कैसा ड्रॉपलेट है, तो वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट है यानी पानी का एक बुलबुला है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। किस लेंस की तरह कार्य करता है हवा में, अब ये हवा में किस लेंस की तरह कार्य करेगा, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो बुलबुला होता है इसका ये कौन सा लेंस होगा, इसमें उत्तल लेंस की तरह ये काम करता है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ये ईयर है, ठीक है ना, ये ईयर है, इस ईयर में आपका क्या आएगा, ये वाटर ड्रॉपलेट आ गया, ठीक है। तो ईयर की अगर बात कर ली जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1 होती है, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, ठीक है ना। कितना है, सॉरी पानी का कितना होता है, 1.33 होता है, यानी कि कम से अधिक में आया जा रहा है। मतलब क्या है कि आपका जो हमने वहाँ पे आपको एक केस कराया था, दूसरा या तीसरा केस कराया था कि कोई एक लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थी, अधिक थी, और जिसमें लिक्विड में डुबाया जा रहा था उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थी, वो कम थी। तो वही वाला केस है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, इस वाटर ड्रॉपलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू इक्वल्स टू कितना है, 1.33 है, ठीक है। और जो ईयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे लाइट क्या, यहाँ से कहाँ आ रहा है, लाइट जो आ रहा है आपका ईयर है, ये आपका क्या है, ये ईयर है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, हवा में जल का बुलबुला, ये जल का बुलबुला है, ये जल का बुलबुला वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। तो हवा से यानी कि यहाँ एक इंटरफेस ले रहे हैं जो 2 मीडियम बना रहा है, ये आपका क्या हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, ये ईयर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, ड्रॉपलेट ये हो गया। यानी लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही है, यानी कि लाइट इस प्रकार आएगी, ओरिजिनल पाथ ये होगी, लेकिन ये डेंस होने के कारण क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 1 है मीडियम और ये आपका क्या है 2 है। तो यहाँ से हम लोग अगर निकाल रहे थे वहाँ पे, अभी तो आपको यहाँ पे पूछा है कि नेचर क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बस ये तो हम इतना करा रहे हैं। यहाँ पे हमने तीसरा केस में डायरेक्ट बोल दिया था कि इसमें क्या होता है कि आपका नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों चेंज नहीं होता है, नेचर कब चेंज हो जाता था, नेचर कब चेंज हो जाता था, जब हम लोग वहाँ पर 1/f या फिर p की वैल्यू क्या निकाल रहे थे, नेगेटिव में। तो जैसे चलिए यहाँ निकालते हैं कि μ2/μ1 -1, ठीक है ना। तो μ2/μ1 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, μ2 यानी कि वाटर है, वाटर की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है वाटर की, तो 4/3, और एयर की बात कर लिया जाए तो 1 - 1 यानी कि 4/3 - 1 यानी कि 3, यानी कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। यानी कि लेंस ऑफ नेचर क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो ड्रॉपलेट का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स, तो नेचर कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत डीपली में पिछले क्लास में, यानी कि जब थ्योरी हम लोग कर रहे थे उसमें हमने कवर कर लिया था आपका। अगला सवाल 115 और भी अच्छा सवाल है, ठीक है ना, हिलेगा नहीं ये सब सवाल। किसी लेंस को पानी में डुबाने से उत्तल लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अ लेंस डिप इनसाइड द वाटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस।
अगर कोई लेंस है जिसको आप पानी में अगर डुबाते हैं तो उत्तल लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। कोई लेंस है जिसको आपने वाटर में डुबा दिया है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक लेंस है, किसी लेंस को ये आप डुबाने से उत्तल लेंस है, लेंस कैसा है तो उत्तल लेंस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। पानी में आपने डुबा दिया, ये हमने पहला केस आपको करवाया था, याद आ रहा होगा अगर। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट बोला था कि फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि म्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपका वाटर था, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी इसकी, पानी की कितनी थी, तो 1.33, यानी कि ज़्यादा को कम में डुबा रहे थे। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ये आपका क्या आ रहा था, जब यहाँ पे आपका ये लेंस यहाँ पे डूबेगा, यानी कि मैं एक और फिगर बना दूँ, फाइनल फिगर, यहाँ पर आपका क्या आएगा, लेंस डूब गया, ठीक है। यानी लाइट कहाँ से आ रहा है, पानी से ग्लास में आ रहा है, ठीक है ना, पानी से ग्लास में आ रहा है। ये इतना फिगर बना के कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, पानी से ग्लास में आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, वाटर है, और ये क्या है, ग्लास है। यानी ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम यानी कि ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। लाइट इधर से आया और ये ओरिजिनल पाथ था, लेकिन डेंसर मीडियम में आएगा तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, या आई हो जाएगी, या आर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं P इक्वस टू 1/f इक्वस टू क्या होता है, μ2 बाई μ1 -1, ठीक है ना। पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम। दूसरा मीडियम में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी गई है, 1.5, यानी क्या होगा 3/2, और μ1 क्या है आपका, वाटर 1.33, यानी कि 4/3 -1। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 4/3 क्या है, 3/4 -1 9/8 -1, यानी कि 8 1/8 आ रहा है। यानी कि म्यू की वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपकी, 1/8 आ रही है। मतलब यहाँ पर आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1/8 आ रही है। और यहाँ पर भी हम इसको और भी कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे, 1/r1 - 1/r2, ठीक है ना। तब जाके आपको म्यू की वैल्यू, ये मैंने तब भी देखिए जो भी वैल्यू आएगी 1/8 में कुछ और मल्टीप्लाई होकर आएगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने नहीं निकाला है अभी, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास को जो पानी में डुबाए हैं, तो ये कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट, मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है ना। उससे आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन ईयर कितना है, 1.5 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना, ग्लास की, ये ग्लास की बना हुआ कांच कितना, 1.5 है, यानी कि क्या है, ये 3/2 है। और आपसे क्या पूछा है, आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर, यही आपको निकालना है, यही निकालना है ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर आपको यही निकालना है। तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते थे, क्वेश्चन में हमने करवाया था, पहले वाला जो क्वेश्चन आपको कराया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μg बाई म्यू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है, यानी कि 3/2 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3 है। तो सॉल्व करेंगे आएगा 9/8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई आपकी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास की, यानी कितना आया, 1.1 समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1.1 समथिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ईयर है आपका, ईयर में जब ये लेंस थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.5 थी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 आ गई। यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिक्रीज़ हो गई। म्यू की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, यानी कि रिलेशन हमें क्या पता है, पी इन, ये सब इतना हम आपको बार बार करा रहे हैं, कराने की ज़रूरत नहीं थी हालांकि। तो अब देखिए म्यू की वैल्यू घट गई है, ठीक है, घट गई है म्यू की वैल्यू। अगर म्यू की वैल्यू घटेगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, फोकल लेंथ का इंक्रीज़ होना मतलब क्या, ये बता रहा है आपका, फोकल लेंथ का इंक्रीज़ होना मतलब क्या बता रहा है, पहले जो ये लेंस आपका ईयर में, ठीक है ना, ये ईयर में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 थी, ये ईयर की बात कर रहे हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.5 है। तो ये क्या कर रही थी, फोकल लेंथ इसका ये आ रहा था, ठीक है ना, ये इसका आ रहा था फोकल लेंथ, ये एफ था। लेकिन अब जैसे ही इसको पानी में हमने डुबाया, तो ये जो अब हो गई, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी आई, म्यू इक्वल्स टू 9/8 आया, यानी कि 1.1 आया, यानी कि घट गया। तो म्यू घटा तो फोकल लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि अब ये जो लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, ये अब इतना दूर में कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, एफ से ज़्यादा होगा। मान के चलते ये कुछ भी हो सकता है, 2f हो सकता है, 3f, कुछ भी हो सकता है, मतलब एफ से ज़्यादा होगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले जो ये कन्वर्जिंग इसका जो नेचर था, पहले कन्वर्ज इसका जो देखिए इसकी जो क्षमता थी, ठीक है ना, क्षमता जो थी ये पहले इतना थी। तो इससे कंपैरिजेबल ये जब आपका ईयर में जो ये लेंस था, ठीक है ना, और ये जब लेंस वाटर में आ गया आपका, तो इसका कन्वर्जिंग नेचर कम गया है। क्यों कम गया है, क्योंकि देखिए ये कन्वर्ज ज़्यादा यहाँ पे कर रहा था, ठीक है ना। ये देखिए डेल्टा का वैल्यू यहाँ देखिए, और यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू देखिए, यहाँ डेल्टा का वैल्यू घट गया है। तो ये इसका कन्वर्जिंग नेचर वाटर में डूबने के बाद क्या हो गया, कम गया। यानी ये लाइट को कम बेंड कर पा रही है कंपैरेटिवली जब ये ईयर में था। समझ में आया, यानी कि ये क्या हो गया है, लेस
कन्वर्जिंग हो गया आपका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेस कन्वर्जिंग क्यों, यानी कि कन्वर्जिंग नेचर देखिए जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ देखिए ज़्यादा अगर यहाँ पर फोकल लेंथ हो रही है तो ये कम कन्वर्ज कर पा रहा, कम कन्वर्ज कर पा रहा तो डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है। तो लेस कन्वर्जिंग मतलब क्या हो रहा है, ये आपका कम अभिसारी, ठीक है ना। एक मिनट, इसको हम क्या लिखेंगे, कम अभिसारी, कम अभिसारी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है क्या, कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा जब आप लेंस को पानी में डुबाएंगे, उत्तल लेंस को, कम अभिसारी हो जाएगा, लेस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका यही ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। अगला सवाल 116 नंबर का। 116 में क्या बोला गया है कि कोई एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 है, ठीक है ना। कोई एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, और उसके बाद बोला गया क्या कि इसे 1.3 अपवर्तनांक के तरल में डुबाने से, यानी यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें इसका ऑप्शन अलग कर दिया गया, ठीक है ना। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, और इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। इसे 1.3 अपवर्तनांक में डुबाने से किस लेंस जैसा कार्य करेगा। तो भाई ये उत्तल लेंस था, तो अभी इसका नेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि नेचर कब चेंज होता था, नेचर तब चेंज हो जाता था जब हम P=1/f=μ2/μ1 -1 जब सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, नेगेटिव। तो नेचर तो चेंज नहीं हो रहा, देखिए पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही थी हमें जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो नेचर चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, हमने तीसरा केस जो पहला जो केस किया था वही वाला केस है, तो वो केस वाला यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए, जो कल के लेक्चर में हमने किया था, जब डुबाने पे क्या होता है। तो क्या होता था, यानी कि आप अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, याद आ रहा है, अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा था, आपका म्यू डिक्रीज हो रहा था, यही वाला केस था आपका, म्यू डिक्रीज हो रहा था। देखिए यही वाला क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन ही है, कम अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, म्यू डिक्रीज हो रहा था, फोकल लेंथ बढ़ रहा था, पावर घट रहा था, नेचर डज नॉट चेंज हो रहा था। नेचर क्या था, डज नॉट चेंज हो रहा था। तो ये उत्तल लेंस है आपका क्वेश्चन में, तो उत्तल लेंस ही रह जाएगा। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग बोलते हैं, यानी अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस अभिसारी दिया, उसको आपको समझना था। क्लियर हो गया 116 क्वेश्चन। अब चलते हैं 117 नंबर पे। अब बोला क्या क्या गया कि कोई की मिरर है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम उसको समझिए, क्या बोला गया, कोई की स्पेरिकल मिरर है डिप इन वाटर देन द फोकल लेंथ। सिंपल सा सवाल है भाई, कोई गोलीय दर्पण को जल में डुबाया जाएगा, तो मैंने क्या कहा, मिरर की जो फोकस दूरी है डिपेंड करती है रेडियस पे, तो क्या रेडियस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित, नो चेंज, ठीक है। अब आइए एक और अच्छा सवाल, एकदम प्रैक्टिकली सवाल। द मैग्निफिकेशन पावर इज़ -1, यानी आपको दिया गया है आवर्धन क्षमता -1, पूछा गया है कि देन द मिरर इज़, अच्छा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिरर होगा अगर मैग्निफिकेशन पावर -1 दिया हुआ। देखिए m की वैल्यू क्या दी गई है, -1 दी गई है, ठीक है ना, m इक्वल्स टू -1 दिया है, तो 1 क्या बता रहा है, जो साइज जो है, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और माइनस क्या बता रहा है, इमेज कैसा बन रहा है आपका, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा मतलब इन्वर्टेड बन रहा है। हाँ, अब हाइट ऑफ इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई। अब हमें ये बताइए किस मिरर में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है कि साइज सेम हो, ठीक है ना, साइज क्या हो आपका सेम हो इमेज की, और इमेज कैसा बने, उल्टा बने। तो सेम साइज का तो दो मिरर में बनता है, एक आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, हिंदी में भाई लिखो समतल दर्पण, और एक आपका बनता था कॉनिकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में। कॉन्वेक्स का तो नाम होगा नहीं। अब देखिए इसमें तो आपका सेम साइज का बनता था, लेकिन वो कैसा था, सीधा था, यानी कि वो इरेक्ट था, लेकिन बन कैसा रहा, उल्टा, यानी कि प्लेन मिरर नहीं होगा, ये होगा आपका कॉनकेव मिरर। इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और अच्छा सवाल 119, हालांकि इजी है क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में पढ़े ही हैं। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता पूछी जा रही है। तो भाई समतल दर्पण में हमें पता है, यानी कि प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट इट मीन सीधा, सीधा चीज़ हमें कैसा लगता है, वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक, ठीक है, यानी कि काल्पनिक। और इमेज कैसी बनती है, सीधा, वर्चुअल, काल्पनिक। और इमेज की साइज क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है, यानी m इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, माइनस या प्लस, तो सीधा बन रहा तो +1, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन +1। ये सब बहुत डिटेल में कर रखा है, तो बहुत आराम से ये सारे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल 120 सवाल, बहुत अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव है नहीं, जिस तरह से कैलकुलेटिव दिख रहा है, बट हाँ अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो इसमें हाथ पैर मारेंगे और आप, और ये क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे, कोई फायदा नहीं है अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो। आइए देखते क्या बोला गया है, क्या कि हवा में
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6200 एंगस्ट्रॉम है और आवृत्ति 700 हर्ट्ज है। तो जब ये प्रकाश कांच में प्रवेश करेगी, ठीक है ना, जब ये प्रकाश कांच में प्रवेश करती है जहाँ कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वहाँ प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होगी? द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना है और फ्रीक्वेंसी इतना है। व्हेन लाइट इंसिडेंट इनटू ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 देन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा कि कोई जो लाइट है जिसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा की वैल्यू दे दी गई है, लेमडा 1 कितना 6200 एंगस्ट्रॉम दे दी गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है 700 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको बोला गया कि जब यह प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, ठीक है ना, यानी कि अब इस कांच में प्रवेश कर रही है ये लाइट आ रही है अब इसमें, इसकी क्या है लेमडा 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। अब जब ये कांच में प्रवेश करेगी तब इस कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है म्यू इक्वल्स टू 1.5। क्या दिया गया है? म्यू इक्वल्स टू 1.5। तो पूछा क्या बोला है वहाँ प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो अब जब ये कांच में प्रवेश करता है, इस लेंस में प्रवेश करता है, तो लाइट की, ठीक है ना, लाइट की अब लेमडा 2 बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश किया है? कांच में प्रवेश किया गया। ठीक, हाँ, तो अब हमें ये बताइए, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या बताना है आपको? लेमडा 2 बताना है और फ्रीक्वेंसी 2 बतानी है आपको। ठीक है भाई, तो हमें एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है हमें? एक फार्मूला ये पता है v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। हाँ, यानी कि अगर बात किया जाए तो v1 इक्वल्स टू f1 लेमडा 1 लिख सकते हैं और v2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? f2 लेमडा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हमें निकालना, पहले ये बताइए फ्रीक्वेंसी। लाइट आपको मैंने बताया था, एक तो रिफ्लेक्शन में यानी कि परावर्तन में, और एक मैंने बताया आपको अपवर्तन में यानी कि रिफ्रैक्शन में। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी? ऑलवेज कांस्टेंट होती थी। ठीक है, चाहे लेंस में चले जाएँ चाहे मिरर में, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी? कांस्टेंट। यानी कि आपकी जो यहाँ पे ईयर में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज थी, यहाँ पे कांच में भी प्रवेश करेगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 700 हर्ट्ज ही होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए, यानी कि f1 लेमडा 1 इक्वल्स टू f2 लेमडा 2 आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस रिलेशन से। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर ऐसे, सॉरी ये तो हो गया, ये नहीं, ये फार्मूला से नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांच में, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी और यहाँ पे कांच में स्पीड अलग हो जाएगी, तो इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक और फार्मूला पता है, क्या कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका? हाँ, तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका लेमडा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या, हाँ, यहाँ पे हमने ये आपको रिलेशन बताया था, तो ये वाला रिलेशन लीजिएगा ये दोनों को। यानी कि म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो क्या यहाँ लिख सकते हैं? लेमडा, यानी क्या हो जाएगा? के का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी म्यू 1, यानी कि हमें यहाँ से क्या लिख सकते हैं? म्यू 1 लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या आएगा? लेमडा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम म्यू 2 के लेमडा 2 लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है तो म्यू 1 लेमडा 1 म्यू 2 लेमडा 2। ठीक है, अब देखिए म्यू 1 की वैल्यू आपको पता है कि नहीं? म्यू 1 क्या है आपका? ये ईयर है, तो म्यू 1 ईयर का कितना होता है? 1 है। लेमडा 1 कितना दिया हुआ आपका? लेमडा 1 दिया गया है 6200, यानी कि दिया गया कितना? 6200। म्यू 2 कितना है? कांच है 1.5, यहाँ से लेमडा 2 निकल जाएगा, तो लेमडा 2 कितना आ जाएगा? 6200 बाई 1.5 लेमडा 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 चौके 60 और 20, 15 एकम 15, 5 15 या 45, 50 15 या 45, 4133 एंगस्ट्रॉम के लमसम आएगा लेमडा 2 की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम इतना आएगा आंसर। समझ गए आप इसका सवाल? तो यहाँ ये मेन था कि इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होगी? डज नॉट चेंज होगी। तो यहाँ आपका लेमडा 2 अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप सिंपल सा लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अगला सवाल आइए, 121 सवाल। 121 में क्या बोला गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में प्रकाश के विभिन्न रंगों को गुजारने से सबसे अधिक दूरी तक कौन सा रंग जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल भी है आपका, कोई टफ सवाल भी नहीं है ये आपका। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर है कोई उत्तल लेंस आपका, यहाँ मैं चलूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले।
मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस है आपका ये आपका क्या मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा इंग्लिश में बता दे, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ही इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट को डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कलर। यहाँ से रेड लाइट भी इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपका वायलेट लाइट भी दे रहे हैं, ग्रीन लाइट भी दे रहे हैं, येलो लाइट भी दे रहे हैं, यानी कि विबग्योर जितना होता है BI, GY और सातों कलर हम दे रहे हैं। तो पूछ रहा है इसमें कि सबसे अधिक दूरी तक कौन सा रंग जाएगा, मतलब इसका ये ओरिजिनल पाथ था, ये यहाँ से क्या करेगा, कन्वर्ज हो, क्योंकि इसका लाइट का लेंस का नेचर होता है प्रिज्म की तरह काम करने का, इस बेस की तरफ मुड़ जाएगा। तो एक रेड लाइट इधर मुड़ जाएगा, फिर वायलेट भी मुड़ जाएगा इधर इधर। तो ये जो मुड़ रहा है यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ये इतना दूरी है में है, ये इतना दूरी में है, तो ये इतना दूरी में है, और ये इतना दूरी में, और ये आपका इतना दूरी में। तो यही पूछ रहा है कि विभिन्न रंगों को गुजारने से सबसे अधिक दूरी तक कौन सा रंग जाएगा। तो हमने आपको अभी बहुत आराम से डिटेल में बताया था कि हमने रेड कलर के बारे में बताया था, ठीक है। हमने यहाँ से सारी कलर, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये 7 कलर है, ठीक है ना। 7 कलर कौन है, VI, विव, ग्योर है, ठीक है ना। सब सारे के सारे कलर आएंगे इस प्रकार से। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये प्रिज्म में क्या होता है, सॉरी ये लेंस क्या होता है, प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। तो सारे लाइट को क्या करेगा, ये बेंड करेगा इस प्रकार से। तो ये एक लाइट इस प्रकार से बेंड होगा, इसके बाद एक लाइट आके इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, यानी कि एक फोकल लेंथ यहाँ बना है, एक फोकल लेंथ यहाँ बना है, फिर यहाँ से एक इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। यानी जो मैक्सिमम जो दूरी कवर कर रहा है ये आपका, जो ये मैक्सिमम दूरी जो आपका कवर कर रहा है, ये कौन सा कलर होता था, यानी कि सबसे कम डेविएशन, सबसे कम विचलन किसका होता था, रेड कलर का, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारने से उत्तर लेंस में प्रकाश के विभिन्न रंगों को गुजारने में सबसे अधिक दूरी तक कौन सा रंग जाएगा। तो रेड कलर देखिए सबसे अधिक दूरी तक आपका जाता है। सिग्नल में मैंने यही बताया था, इसलिए दूर से ही हम लोग लाल कलर हम लोग इसलिए देख भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा 122वां सवाल कि प्रकाश के किस रंग के लिए, ठीक है ना। देखिए लेंस की क्षमता अधिकतम होती है, द पावर ऑफ लेंस इज मैक्सिमम फॉर विच कलर ऑफ लाइट। पावर ऑफ लेंस यानी P का रिलेशन याद करिए, 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। यानी P और लेमडा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कलर बोल रहा है तो कलर हम लेमडा का ही जानते हैं, तो एक हम रेड कलर लेंगे और एक वायलेट कलर लेंगे। तो रेड का जो लेमडा होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वायलेट का लेमडा क्या होता है, मिनिमम होता है। लेमडा मैक्सिमम है तो पावर क्या होगा, मिनिमम, यानी इसकी पावर क्या होगी, मिनिमम होगी, और इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सिंपल सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो प्रकाश के किस रंग के लिए लेंस की क्षमता अधिकतम होगी, पावर लेंस इज मैक्सिमम। पावर लेंस किसकी मैक्सिमम है, वायलेट कलर, यानी कि बैगनी कलर इसका आंसर हो जाएगा, वायलेट, यानी कि बैगनी कलर इसका उत्तर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल 123 नंबर क्या बोल रहा है आपसे कि द फोकस डिस्टेंस ऑफ बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस आर -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मिरर एंड लेंस आर पॉसिबल, आपसे पूछ रहा है कि जो लेंस का नेचर बताइए और मिरर का नेचर बताइए। मतलब क्या है, गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस है, यानी कि एक तो मिरर है, एक दर्पण है और एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया है, -10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दिया क्या गया, फोकल लेंथ दे दिया गया -10 सेंटीमीटर। एक आपसे पूछ रहा है लेंस का नेचर बताइए, और एक आपसे पूछा है मिरर का नेचर बताइए क्या होगा। यानी ये कॉनकेव होगा, यानी कि अवतल लेंस होगा, या फिर उत्तल लेंस होगा, यानी कि कॉन्वेक्स होगा। और मिरर में क्या होगा, ये आपका कॉनकेव होगा, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स तो क्या लिखेंगे, उत्तल, और कॉनकेव क्या लिखेंगे, अवतल, यहाँ लिखेंगे। कब, जब आपका फोकल लेंथ -10 दिया हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये हम लेंस का आपको पहले बता रही है, क्या आपका कॉनकेव लेंस है, और ये आपका क्या हो रहा था, इमेज इधर बन रहा था F नेगेटिव, यानी कि कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब उत्तल लेंस में क्या था, यहाँ पे फोकस बनता था इस ओरिजिन का पॉजिटिव, तो क्लियर हो गया। अब मिरर की बात करते हैं, तो मिरर में ये आपका क्या था, ये आपका उत्तल, सॉरी ये अवतल दर्पण हो गया, और इसका फोकस इधर बनता था, इमेज नेगेटिव हो गया, और ये आपका क्या था, उत्तल दर्पण, यहाँ पे इमेज बनता था फोकस पॉजिटिव, यानी कि कॉनकेव। चाहे लेंस की बात करें चाहे मिरर की बात, हमने बहुत बार आपको याद कराया था पिछले क्लासेस में थ्योरी की में कि फोकल लेंथ माइनस होता है, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स की बात होगी, सॉरी कॉनकेव की बात होगी, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों केस में क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो बस ये नेगेटिव से हम पहचान सकते थे इसका उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस होगा और एक कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है।
तो बताइए सवाल कैसा था और चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तगड़ा तगड़ा सवाल था। चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, 1 घंटे का फिर भी बन ही गया वीडियो। तो भाई आपका काम पता है आपको क्या करना चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।